जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 116 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिया था। हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। परसेंटेज का ये 8वां क्लास है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है, बिनॉय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को देता है, 12% अनाथों की संस्था को देता है और 13% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 20,925 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संख्या को वह कितनी राशि दान करता है? बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अपने वेतन का 16%, ठीक है, बस देखते जाइएगा ध्यान से, है ना। 16%, है ना, 16% वो कहाँ करता है दान? दृष्टिहीनों की संस्था में। फिर 12%, है ना, 12% वो अनाथों की संस्था में दान करता है। फिर यहाँ पे 13% दिव्यांगों को देता है और 14% मेडिकल कैंप में जमा करता है। 14%, ठीक है, 14% मेडिकल कैंप में जमा करता है। टोटल भाई उसके पास 100% जो भी उसका वेतन होगा, मासिक वेतन, 100% होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये टोटल परसेंटेज मिलाकर कितने होंगे। तो ये टोटल परसेंटेज मिलाकर हो गया, देखिए 16 और 14 हो गया 30, है ना, 30 और यहाँ पे 12, 13, 25, तो 30 और 25 हो जाएगा 55। यानी कि वह जो है 55% हिस्सा अपना दान कर दे रहा है, अपने वेतन का 55% हिस्सा दान कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेष 20,925 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। ये बताइए, देखिए टोटल तो 100% है, 100% में से उसने खर्च कर दिया 55%, सबको दान दे दिया, तो बचा कितना होगा उसके पास? उसके पास बचा होगा 45%। उसके पास कितना बचा होगा? 45%। अब यही 45% जो बचा हुआ है वह किसके बराबर है? 20,925 के बराबर। तो 20,925 के बराबर है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कह रहा है कि अनाथों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। देखिए अनाथों की संस्था को कितना देता है, यहाँ पे देख लीजिए, अनाथों की संस्था को 12% देता है। मतलब 45% की वैल्यू इतनी है तो 12% हमको चाहिए। 12% की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 45 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 20,925 डिवाइड बाई 45, ये 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको 12% का वैल्यू चाहिए तो 12 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना, है ना। इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए हम लोग यहाँ पे 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौक 12 और 3 से इसको काटेंगे 15 3 45, 15 से ऊपर काट दीजिए डायरेक्टली। तो 20 को 15 से काटेंगे, 15 एक कम 15, फिर बचा 5 तो 59 हो गया, 15 3 45, फिर आपका हो गया यहाँ पे 14, है ना। 59 में भाई 45 घटाएंगे तो 14 ही ना आएगा, ठीक है। तो 14 में 2 जुड़ा तो 142 हो गया, तो 15 नहीं हो 135, ठीक है। फिर बचा आपका 7, है ना, 142 और यहाँ पे 15, है ना, 135, तो 7 बचा तो 5 75 हो गया। तो 15 × 5 = 75, इतना हो गया। 15 से कट गया पूरी तरीके से, और 4 इसमें और गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 4 नहीं हो 36 और 4 3 12, 12 3 15, है ना, और यहाँ पे 4 1 कम 4 1 5, यानी कि 5580 रुपये जो है वो कहाँ दान करता है? अनाथों की संस्था में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। RPF SI 2019 के पेपर का सवाल है, आसान सा सवाल है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से प्रश्न को पढ़िए, बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा हमारा पिछला वाला प्रश्न था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भैया क्या होगा, ठीक है। ये सवाल ज़रूर करिएगा, आपके लिए है, कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आ जाइए इस प्रश्न में। जो प्रश्न नंबर 119 था वो भी आपका सेम टाइप का था, तो उसको नहीं करवा रहे हैं, है ना। इसको देखते हैं। 120 नंबर प्रश्न। प्रमोद अपनी मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भराने के उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू व्यय यानी घर के खर्चे में, और अपने वेतन का 10% बचाता है वह।
तो टोटल हो गया 10% यहाँ, 80% यहाँ, 10% यहाँ, यानी टोटल मिलाकर 100% हो गया। ठीक है। यदि वह मासिक रूप से 24,000 रुपये गृह व्यय पर खर्च करता है, घर के खर्चे पे खर्च करता है, तो घर का खर्चा भाई कितना है, 80% है ना। देख लीजिए घर का खर्चा कितना है, 80% है। तो ये आपका परसेंटेज में खर्चा हुआ, 80% जो है वो परसेंटेज में खर्चा हुआ, लेकिन एक्चुअली में कितना खर्चा करता है, तो एक्चुअली में वह 24,000 खर्च करता है। ठीक, तो 80% की वैल्यू ये होगी। वार्षिक आय बताना है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे पहले ये जो खर्चे दिए गए हैं ये मासिक खर्च दिए गए हैं, और यहाँ पर ये दिया गया है आपका मासिक। तो पहले हम लोग 1 महीने का वेतन निकालेंगे, और 1 महीने का वेतन निकाल के उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वार्षिक आय निकल कर आएगा, यानी पूरे साल भर का। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो ऐसा समझिए ना, देखिए 80% की वैल्यू इतनी है, तो भाई महीने का जो पूरा टोटल होगा वो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 से अगर हम लोग इसको काट दें तो कितना होगा, 8 3 24, 0 0 पहले कट जाएगा लास्ट का, और 2 ठो और 0 बचेगा। ठीक है, 300 आ गया। अच्छा, तो 1% की वैल्यू 300 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 300 में 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 0 और बढ़ जाएगा। तो ये 1 महीने का वेतन हुआ 30,000। तो यहाँ पे आपका अगर 12 महीने का निकालना है वार्षिक, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 3 36, और यहाँ पे 4 0। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी को बन गया होगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि वार्षिक आय निकालनी थी हमको। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ें। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 123। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं अपना टाइप नंबर 5, क्योंकि टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। टाइप 5 में बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और इनको करने का जो तरीका है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इनको करने का बेस्ट तरीका बताएंगे आपको, एकदम सिंपल आसान तरीका, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब एक पत्रिका का मूल्य यानी प्राइस 10% घटाया जाता है तो उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है। कुल राजस्व का मतलब होता है कि उससे कितनी कमाई हुई है ना, पत्रिका बेचने में कितनी कमाई हुई, उसमें कितने % की कमी या कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे बड़े गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों, पत्रिका का मूल्य 10% घटाया जाता है, तो पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 है ना। 10/100 करेंगे तो आपका 1/10 ही तो आएगा, है ना। तो इसमें घटाने की बात कर रहा है, तो घटाएगा मतलब 10 पर 1 घटाना है। ठीक है, घटाने की बात कर रहा है। तो जो प्राइस है यानी कि मूल्य यहाँ पे उसका वो क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना, 10%। तो मतलब ओरिजिनली 10 था, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मूल्य 100% होगा, तो उसमें 10% अगर घटा देंगे तो 90% बचेगा। तो वही मतलब है कि पहले 10 था, अब 90 हो गया, मतलब पहले 100 था अब 90 हो गया, मतलब कि 9 हो गया। तो सीधे सीधे देखिए 10 में 1 घटाना है आपको, तो प्राइस का रेशियो हमारा कितना आ गया, 10 और 9 का। पहले 10, अब घट कर 10% 9 बन गया। अब आगे कहता है कि उसकी बिक्री है ना 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 है ना, 3/10 मतलब 10 पर 3 की वृद्धि बढ़ जाती है ना, 10 पर 3 की वृद्धि। तो यहाँ पे जो बिक्री है उसमें कितना बढ़ जाता है, 10 पर 3 की वृद्धि, यानी पहले 10 था तो अब 13 हो जाएगा बिक्री में, है ना। कितना बिका, यानी कि क्वांटिटी, ऐसा कह लेते हैं इसको, क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि पहले जो है 10 पत्रिका 10 रुपये के रेट से बिक रहे थे, तो हमको कितना मिल रहा था टोटल, बताइए भाई। एक पत्रिका 10 रुपये का, और हम क्वांटिटी में 10 पत्रिका बेच रहे हैं, तो 10 × 10 यानी कि 100 पत्रिका होगा, 100 रुपये प्राप्त हुआ है ना शुरू में। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे प्राइस घटाया 9 रुपये किया और क्वांटिटी बढ़ाया, अब हम 13 पत्रिका बेच रहे हैं, 9 के हिसाब से 13 पत्रिका बेच रहे हैं। कितने पत्रिका, 13 पत्रिका। ठीक है, तो टोटल यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 13 नहीं हो 117, मतलब
117 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुआ। राजस्व जो है ना, राजस्व का मतलब कमाई वहाँ से कितनी हुई। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि पहले कमाई हो रही थी 100 रुपये की, अब कमाई हो रही है 117 रुपये की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कमाई बढ़ी है। भले ही हम यहाँ पे प्राइस घटा दिए हैं लेकिन क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं। अब हम लोग पहले 10 पत्रिका बेचते थे तो अब यहाँ पर बिक्री 13 की हो रही है ना। तो इससे हमारा जो राजस्व है, कमाई है, वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया यहाँ पे देख लीजिए, 100 पर 17 बढ़ा है, क्योंकि 117 हो गया, 100 से 117 मतलब 17 बढ़ा है ना। किस पर बढ़ा है? 100 पर बढ़ा है, तो 100 को नीचे लिखेंगे। परसेंट में इसको चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करिए, 100 से 100 कटा, यानी 17% करेक्ट आंसर हो गया। कितना बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिक्री का मतलब क्वांटिटी समझिए कि इतना पहले होता था फिर बाद में इतना हो गया, यानी यहाँ पे नंबर है ना, नंबर भी कह सकते हैं, क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ये चीज़ें क्लियर है सभी को। और राजस्व का मतलब होता है कमाई, यानी कुल कितना मिला पत्रिका बेचकर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, अब इसका जो करने का सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताने वाले हैं। 2001 के पेपर में पूछा गया था ये। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई। उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर यानी अधिक दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था। मतलब यहाँ पर जितना रुपए में हम 18 क्विंटल चीनी पहले खरीद पा रहे थे, अब कीमत कम होने की वजह से हम कितना क्विंटल चीनी खरीद पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई प्राइस कम होगा तो हम लोग ज़्यादा चीनी खरीद पाएंगे उतने ही पैसे में। तो पैसा आपका फिक्स है, उतने ही पैसे में बोला है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिए भाई। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर खर्च देखें कितना पैसा लगेगा चीनी खरीदने में, तो खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है चीनी का मूल्य, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम 100 रुपये चीनी पे खर्चा करना चाहते हैं, 100 रुपये चीनी पे खर्चा करना चाहते हैं, और यहाँ पे चीनी की कीमत है 25 रुपये किलो। 25 रुपया किलो है, 25 रुपये किलो है, 25 रुपये पर केजी है चीनी का मूल्य। तो हम यहाँ पे 4 केजी ही ना खरीद पाएंगे। 100 रुपये अगर हम चीनी पे लगाना चाहते हैं और चीनी का रेट है 25 रुपये पर केजी, तो हम लोग सिर्फ 4 किलो चीनी ही खरीद पाएंगे, है ना। तो मूल्य इंटू खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत। खपत कहिए या यहाँ पे उसकी मात्रा कहिए, है ना। तो इसको हम लोग खपत कह लेते हैं, खपत या फिर मात्रा, है ना। इसी को हम लोग मात्रा भी कह सकते हैं। मात्रा मतलब कितना क्विंटल, कितना किलो, ये चीज़ें। ठीक है, तो खर्च बराबर हो गया मूल्य इंटू खपत या मात्रा। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, यानी कि प्राइस जो है वो क्या कर दिया गया? 10% कम। 10% कम का मतलब पहले 10, तो 10 पर 1 की कमी, यानी कि 9 हो गया। ठीक है, अभी बताए थे कि 10% की वैल्यू होती है आपकी 1/10, तो 10 पर 1 की कमी, है ना। कम बोला है इसलिए कमी। उतने ही पैसे में, पैसा आपका नहीं चेंज हो रहा है, यानी खर्च जितना हम इस चीनी खरीदने में लगा रहे हैं ना पैसा, वो चीज़, है ना। ये तो आपका प्राइस हो गया। अब यहाँ पे खर्च की बात करते हैं, यानी हमने चीनी खरीदने में कितना खर्च किया। तो पहले जितना खर्च करते थे अभी भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहले जितना खर्च करते थे अभी भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। तो एक एक का रेशियो ले लीजिए। अब आपको चाहिए खपत कि कितना मात्रा हम लोग खरीद सकते हैं, तो आपको मात्रा निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ से अगर खपत या मात्रा देखें तो मात्रा इक्वल टू क्या हो जाएगा? खर्च बटे मूल्य। भाई खर्च है, ये है, मूल्य को इधर ले आएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो खर्च बटे मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मात्रा निकाल लेते हैं, है ना, क्वांटिटी निकाल लेते हैं। बताइए, खर्च बटे मूल्य, तो 1/10 होगा कि नहीं? 1/10 होगा। बहुत आराम से एकदम स्टेप बाय हम लोग समझा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, खर्च बटे मूल्य यानी 1/9 हो जाएगा ये। अब इसको थोड़ा सिंपल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 का 1 से इधर गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9, 10 का उधर 1 से गुणा करेंगे तो 10 1 कम 10। यानी कि पहले हम सिर्फ 9 क्विंटल ही खरीद पा रहे थे, लेकिन अब 10 क्विंटल खरीद पा रहे हैं। पहले 9 यूनिट ही खरीद पा रहे थे और अब हम यहाँ पे 10 यूनिट खरीद पा रहे हैं। तो बताइए, पहले यहाँ पे ऊंचे दाम पर जब प्राइस ज़्यादा था तो हम सिर्फ 18 क्विंटल चीनी खरीद पा रहे थे, यानी इसी 9 यूनिट की वैल्यू जो एक्चुअली में है वो है कितना? 18 क्विंटल। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए अब कितना खरीद पाएंगे? तो भाई ये डबल है ना,
9 का 2 गुना 18 है, तो इधर भी 10 का 2 गुना खरीद पाएंगे, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 20। मतलब कि अब जो है, अब हम लोग 20 क्विंटल चीनी खरीद पाएंगे, जबकि चीनी की कीमत 10% कम हो गई हो, है ना, उतने ही पैसे में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, है ना, कि खर्च जो होता है, अगर किसी सामान को खरीदने में जितना पैसा लगता है उसको खर्च कहते हैं। जो खर्च है वो आपका मूल्य इंटू खपत या फिर मात्रा होता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे सवाल आराम से बन जाएंगे। कभी कभी आपको प्राइस और मात्रा का रेशियो दे देता है ना, पता चल जाता है, तो खर्च हमको निकालना पड़ता है। कभी कभी खर्च और मात्रा का रेशियो कहीं से मिल गया तो हमको प्राइस मूल्य निकालना पड़ेगा, कितना % बढ़ेगा, कितना % क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चले, देखिए वैसा ही सवाल है। प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, है ना, ये बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रति किलो गेहूं की कीमत जो है वो 25% कम जाता है, जिससे 600 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। अब ध्यान से इसको देखिएगा, प्राइस दिया है कितना, 25% कम, है ना, 25% यहाँ पे कम। तो बताइए जो प्राइस है ना, मूल्य पर केजी मूल्य 25% का मतलब क्या होता है, 3/4, मतलब कमी बोला है तो 4 पर 3 की कमी, है ना, तो 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है, 1/4 मतलब 4 पर 1 की कमी। तो पहले अगर प्राइस 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग 25% की कमी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके कारण जॉन जो है 600 रुपये में ही, मतलब यहाँ पे अब आपका जो खर्च है, जो गेहूं खरीदने में खर्च किया जा रहा है पैसा, वो 600 रुपये फिक्स है। उस 600 रुपये में ही, यानी कि अब आपका जो खर्च है वो क्या हो गया दोस्तों, खर्च जो है वो आपका इक्वल हो गया दोनों जगह। 1-1 का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे कि क्वांटिटी चाहिए, यानी मात्रा चाहिए, है ना, क्वांटिटी। चलिए, तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो खर्च बटे मूल्य यानी 1/4, और यहाँ पे खर्च बटे मूल्य यानी 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब इसमें कह रहा है कि 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ये बताइए, पहले वो 3 किलो ही खरीद पा रहा था, अब वो 4 किलो खरीद पा रहा है, यानी कि कितना अधिक खरीद पा रहा है, 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। और एक्चुअली में वो कितना अधिक खरीद पा रहा है, 5 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg हो गई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहा है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ये बताइए। 1 की वैल्यू जब यहाँ पे आपकी है 5 किलो, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा पहले 15 किलो, है ना, अब वो 4 पंचे 20 किलो खरीद पा रहा है, ठीक है, 20 किलो खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, गेहूं का प्राइस आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, शुरू में वो 15 किलो खरीद पा रहा था, कितने रुपए में, 600 रुपये में, है ना, 600 रुपये में 15 किलो, 600 रुपये में 15 किलो, 600 रुपये में 15 kg, है ना, 15 kg, तो कितने रुपए किलो मिला होगा उसको, 15 चौके 60 यानी कि 40। तो 40 रुपये पर केजी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1 किलो का दाम जो होगा वो 40 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 600 रुपये में वो 15 किलो खरीद पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, अब यहाँ पे आपको घटी हुई कीमत बताना है, ठीक है। पहले तो पूछा था कि गेहूं का प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगा पहले वाले प्रश्न में, लेकिन इसमें पूछा है घटी हुई कीमत रुपए में बताना है, ठीक है। तो प्राइस आपकी 20% कम हो गई, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे से। प्राइस 20% का मतलब होता है 1/5, माने 5 पर 1 की कमी, कम हो रहा है ना, तो 5 पर 1 की कमी करेंगे तो 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो पहले प्राइस 5 था, अब हो गया 4। बोला जा रहा है कि गृहिणी 1200 रुपये में है, यानी कि अब आपका जो यहाँ पे खर्च है वो सेम है, 1200 है ना, मतलब कि 1-1 यूनिट, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं। 4 किलोग्राम अधिक, क्वांटिटी निकालिए यहाँ से, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा 1/5, है ना।
खर्च बटे मूल्य है ना, 1/5 और इधर हो गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 और 4 इधर आ जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो गया आपका 5। अब बोला जा रहा है कि 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है। बताइए, पहले 4 किलो खरीद पा रही थी, अब वो 5 किलो खरीद पा रही है, यानी कितना यूनिट अधिक, तो 1 यूनिट अधिक खरीद पा रही है। तो इसी एक्चुअली 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, 4 kg के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत निकालना है आपको, प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत है ना, घटी हुई कीमत। तो ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ पे 4 किलो है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 चौक 16 है ना, 16 kg। पहले वो 16 kg खरीद पा रही थी, अब यहाँ पे 4 पंचे 20 kg खरीद पा रही है। ठीक है, पहले 16 kg अब 20 kg। तो अब आपको पूछा गया है कि घटी हुई कीमत बताना है। ये बताइए दोस्तों कि पहले वो 1200 रुपये में कितने किलो खरीद पा रही थी, 16 kg। ठीक है, अब वो खरीद पा रही है 1200 रुपये में ही 1200 रुपये में ही कितना केजी खरीद पा रही है, अब वो 20 kg खरीद पा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस निकाल लीजिए, यहाँ पे प्राइस निकाल लीजिए प्रति किलोग्राम है ना, और उनको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते 112, तो 8 बचा 80 हो गया, 16 पंचे 80। मतलब पहले था गेहूँ 75 रुपये पर केजी, यहाँ पर निकाल लीजिए तो 60 रुपये पर केजी आ जाएगा, 60 रुपये पर केजी है ना। तो कीमत घटा हुआ है कि नहीं, कितना घटा हुआ है, 15 रुपया घटा। अच्छा, घटा हुआ कीमत निकालना है ना, तो घटा हुआ कीमत कितना होगा आपका, 60 रुपये होगा। तो 60 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, घटा हुआ। देखिए घटने के बाद हम लोग यहाँ पे कितना खरीद पा रहे हैं, 20 kg खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे 1200 रुपये में 20 kg यानी कि रेट कितना होगा, 60 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में यानी खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिएगा बढ़िया सवाल है ये, कह रहा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बताइए, तो आय आपका कितना है, आय मान लीजिए कि 100 रुपये है। ठीक है, आय जो है, इनकम जो है 100 रुपये है, उसमें से वो क्या किया कि 80 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, बचाया वो 20 रुपये है ना भाई। 100% का 100 रुपये का 80% कितना आएगा, 80 रुपये ही ना आएगा, और बचाया कितना 20% यानी कि 20 रुपये बचाया। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई। वेतन टोटल कितना था, 100 रुपये, 100 में 25% बढ़ाएंगे तो 125 रुपये हो जाएगा है ना, 125 रुपये, यहाँ पे 125 रुपये हो गया। और उसके व्यय में 15% की कमी हुई। व्यय कौन सा है, खर्चा ये वाला है, 15% की वृद्धि हुई। तो 80 में 15% बढ़ाइए, 80 में 15% बढ़ाएंगे, तब 15% बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा है ना, 115% हो जाएगा वो 15/100। 0 से 0 कटा, इसको गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40 है ना, 11 अठे 88 और 11 अठे 88 और 4 ये आपका 92 हो जाएगा। तो 92/10 यानी कि 0 से 0 कटा, 92 रुपये आ गया। तो अब यहाँ पे जो खर्च है वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 92 रुपये आ गया। ठीक है, तो बताइए 125 में वो 92 खर्च कर दे रहा है, मतलब कितना बचाएगा वो, तो कितना बचाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तब 5 में से 2 गया, ये हो जाएगा आपका 3, और 12 में से 9 गया, ये हो गया आपका 3। मतलब पहले वो यहाँ पे 20 रुपये बचाता था, अब वो 33 रुपये बचा रहा है। पहले वो यहाँ पे 20 रुपये बचा पा रहा था, अब वो 33 रुपये बचाता है। कब, जब आपका उसका वेतन जो है वेतन 25% बढ़ा और खर्चा 15% ही सिर्फ बढ़ा, तो अब वो ज़्यादा बचा पा रहा है। कितना ज़्यादा बचा पा रहा है, कितने की वृद्धि है, पहले 20 अब 33 यानी कि 13 रुपये ज़्यादा बचा पा रहा है। किस पर, 20 पर है ना, 20 पर। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी कि 13 पचे 65। तो 65% दोस्तों वो अब यहाँ पे अधिक बचा पा रहा है।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, आराम से सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं इस सवाल को। पेट्रोल वाला सवाल है। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए? खपत में, है ना, ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल और केवल 14% बढ़े, यानी खर्चा। ठीक है, फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पे जो भी व्यय होगा, खर्च होगा, वो कितना होगा बताइए? तो खर्च जो होगा वो होगा मूल्य इनटू, यानी कि प्राइस इनटू आपका खपत। ठीक है, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो खर्च है, ये फॉर्मूले को याद रखिए, जो खर्च है या व्यय है वो होता है मूल्य और इनटू आपका खपत। ठीक है, खपत या क्वांटिटी या मात्रा। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसी फॉर्मूले से हमारा सारा काम चलेगा। पेट्रोल की मूल्य 52% बढ़ जाती है। 52% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो ज़रा, 52/100 है ना। तो इसको हम लोग 4 से काटेंगे, 13 चौके 52, और 4 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा। 13/25 मतलब कि क्या बोला? वृद्धि हो रही है, तो 25 पर 13 की वृद्धि हो रही है ना। तो प्राइस देख लीजिए, प्राइस जो है वो पहले 25 था, अब कितना हो गया? 13 हो गया। सॉरी, 25 में हम लोग 13 बढ़ाएंगे, है ना। तो 25 और 13 आपका हो जाएगा 38, है ना, क्योंकि 52% बढ़ाना है, तो 52% मतलब 13/25, तो 25 पे 13 बढ़ाएंगे यानी 38 हो जाएगा। तो शुरू में पहले 25 था, अब यहाँ पे 38 हो गया। इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए? यानी खपत आपको निकालना है, ताकि उस पर होने वाला जो खर्च है व्यय 14% बढ़े। 14% की भी वैल्यू निकाल लीजिए। 14% यानी डिवाइड बाई 100, तो 14 जो है आपका सिर्फ 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14 और 50 दूना 100, यानी कि 7/50। तो 50 पर 7 की वृद्धि, 50 पर 7 की वृद्धि व्यय में, व्यय यानी खर्च। तो बताइए खर्च में कितने की वृद्धि होगी? शुरू में कितना होगा? 50, है ना, शुरू में 50 होगा, फिर 50 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 बढ़ाएंगे तो 57 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब बोला इसमें कि जो यहाँ पे खपत है, तो बताइए दोस्तों खपत का फॉर्मूला क्या होगा? खपत जो होगा वो होगा खर्च बटे मूल्य, है ना। मूल्य आपका नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, खर्च बटे मूल्य निकालिए। चलिए खपत निकालते हैं दोनों जगह, है ना। खपत कितना होगा? खर्च बटे मूल्य, यानी 50/25 कितना आ गया? 50/25, 50/25, है ना। कर लेते हैं अभी, फिर बताते हैं। 50/25 इधर खर्च बटे मूल्य यानी कि 57/38, है ना, 57/38। ठीक है, ये तो आपका 2 आ गया, है ना, 50/25 2 आएगा। इधर देखिए ये 19 से कट जाएगा, 19 दिया 57 3 बार में, और 19 दूना 38, मतलब 3/2 आ गया। 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 उधर जाके गुणा होगा, मतलब कि 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा। तो ये खपत है दोस्तों। ठीक है, खपत तो मतलब खपत पहले 4 यूनिट हो रहा था, अब 3 यूनिट हो रहा है ना। तो खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए बताइए? सीधे सीधे 25% दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना। कैसे दिख रहा है सुनिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझते जाइएगा चीज़ों को। कितना कम हो गया खपत? पहले 4 हो रहा था, अब 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट खपत कम हो गया। किस पर? 4 पर। तो 4 आपका नीचे होगा, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 25%, यानी कि जो खपत है उसमें 25% की कमी करनी होगी, तब हमारा सारा मामला सेट हो पाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के। बस ये फॉर्मूला ही तो है, यही तो आपको नैया पार लगाएगा। क्लियर? आगे चलें। आइए दोस्तों, बहुत गजब का सवाल है। अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है टाइप नंबर 6, क्योंकि टाइप 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों, अर्हता का मतलब होता है पासिंग मार्क, है ना, पासिंग मार्क से 20 नंबर कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक थे, यानी कि पासिंग मार्क से 10 नंबर उसको अधिक मिला। तो परीक्षा के कुल अंक क्या हैं ये बताना है आपको, बड़े गौर से समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे परीक्षा का टोटल नंबर 100 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर में से पहले छात्र ने कितना मिला? पहले छात्र को 100 नंबर में से 65% यानी कि 65 नंबर मिला। तो पहले छात्र को 65 नंबर मिला इस 100 में से, 65% यानी 65 नंबर, क्योंकि 100 के हिसाब से ले रहे हैं। फिर इसमें कह रहा है
कि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए, मतलब 80%, है ना। तो दूसरे छात्र का देख रहे हैं, सेकंड नंबर के छात्र का, वो 80% नंबर प्राप्त किया। अब कह रहा है कि अर्हता अंकों से पहले वाले का जो अंक है वो 20% कम रह गया, मतलब पासिंग मार्क्स से पहला वाला 20 नंबर कम रह गया और दूसरा वाला पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो होगा यहाँ कहीं बीच में होगा कि नहीं, यहाँ कहीं बीच में होगा। इस पासिंग मार्क्स से ये वाला जो है ये 20 नंबर कम पाया और ये जो है पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा पाया। ठीक है, अगर हम देख पाएँ कि टोटल 65 और 80 के बीच में कितने का गैप है, तो टोटल अगर 80 यहाँ 65 नंबर पा रहा है, यहाँ 80 नंबर पा रहा है ये दूसरा वाला छात्र, तो दोनों के प्राप्तांकों में कितने का अंतर है बताइए। 65 और 80 तो 15 का गैप है ना, 80 माइनस 65 करेंगे 15 का गैप है, 15 यूनिट का गैप है। लेकिन एक्चुअली में अगर अंकों का गैप देखा जाए तो कितना गैप है भाई, ये 20 कम है पासिंग मार्क्स से, ये 10 ज़्यादा है। तो ये 20 कम, मतलब यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, तो 20 और 10 यानी कि टोटल हो गया आपका 30 का गैप, है ना। अगर यूनिट में देखें तो 65 और 80 में कितने का गैप, 15 यूनिट का गैप। लेकिन एक्चुअली में कितने का गैप, यहाँ 20 नंबर का गैप, यहाँ 10 नंबर का गैप, यानी 20 और 10 का मतलब 30 नंबर का गैप। ठीक है, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर बोला यहाँ पे कि टोटल मार्क्स निकालने हैं, कुल मार्क्स आपके कितने माने थे हम, 100 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। बहुत आसान सवाल है, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में करेंगे। देखिए दोस्तों, सेम वैसा ही प्रश्न है ना। विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है, 46% अंक, फिर भी वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स से 10 नंबर पीछे रह जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी कि पासिंग मार्क्स से वो 8 अंक अधिक मिलता उसको। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, ये आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे वही तरीका हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स था वो 100 नंबर का था, 100 नंबर में से उसने जो है 46 अंक प्राप्त किए, यानी 46% मतलब 46 अंक प्राप्त किए। ठीक, अगर वह कितना प्राप्त करता, 52%, तो 52% मतलब 52 है ना, 52%। तो यहाँ पे बीच में हमारा होगा पासिंग मार्क्स। अगर वो 46 नंबर प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क्स से कितना कम है बताइए, तो 10 नंबर कम है, यानी -10। ठीक, अगर वो 52 नंबर प्राप्त करता है तो कितना ज़्यादा जा रहा है, 8 अंक ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, 8 अंक ज़्यादा जा रहा है। अब गैप देख लीजिए, 46 और 52 में कितने का गैप है, 6 यूनिट का गैप है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, तो 10 और 8 18 का टोटल गैप हो गया, 18 अंक का गैप हो गया। तो 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब आपको समझ में आ चुका होगा। यार अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा। ठीक है, ऐसे करिए ना कि भाई यहाँ पे अगर हम 1 की वैल्यू 3 देखें तो कोई एक निकाल लीजिए, या तो इसका यहाँ पे ये वाला नंबर निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पे ये वाला नंबर निकाल लीजिए। तो चलिए हम 46 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू 3 है तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। 1 की वैल्यू जब 3 है तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 × 46 मतलब 3 चौक 12, 120 हो गया, और 3 छक 18, 120 और 18 हो जाएगा 138। ठीक है, 138। तो यहाँ पे वो 138 नंबर पाया है लेकिन 10 नंबर से फेल है ना, 10 नंबर और चाहिए इसको, क्योंकि 10 नंबर से फेल है। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 138 प्लस 10 यानी कि 148। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवालों को आप लोग आराम से कर लेंगे। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।